गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपका चैप्टर 6 है बैंकिंग, जो कि आपकी यूनिट सेकंड है। ओके, दिस इज योर यूनिट सेकंड। अब बैंकिंग चैप्टर के अंदर क्या हम कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दैट इज मनी क्रिएशन। ओके, मनी क्रिएशन क्या होता है? पैसे बनाना। ओके, so here we are going to learn that how this commercial bank does this thing, means money creation। किस तरह से मनी क्रिएशन करा जाता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द कॉमर्शियल बैंक आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हम सब जानते हैं कि कॉमर्शियल बैंक जितने भी हैं, आरबीआई की बात नहीं कर रहे, जितने भी दूसरे बैंक हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर, तो वो सब क्या है, एक तरह से मनी सप्लाई करते हैं। अनलाइक द सेंट्रल बैंक, द कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। अब दूसरे बैंक जो हैं, जितने भी आप देखते हो आरबीआई के अलावा, वो नोट नहीं छाप सकते, उनके पास ये अधिकार नहीं है ना, दे डोंट हैव राइट टू इशू करेंसी। ओनली आरबीआई हैज गॉट दैट right. Now they cannot issue notes and coins. Okay, now coins कौन छापता है? बेसिकली हमें भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके हाथ में रहता है। ठीक है, बाकी नोट्स कौन छापता है? आरबीआई छापता है। Yet they are the suppliers of the money and they create money by the way of demand deposits. In the present chapter we will discuss the process of money creation by the commercial bank. अब यहाँ पर क्या होता है, किस तरह से कॉमर्शियल बैंक अपना मनी क्रिएशन करते हैं? बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। तो जो भी डिपॉजिट्स अपन करते हैं बैंक में, जैसे कि अपने सेविंग बैंक अकाउंट में खाता खोला, वहाँ पे कुछ पैसे रख रखे, तो ये क्या करेंगे, उसको लोन के रूप में लैंड करेंगे। ठीक है, पर वो जो एंट्री वो करेंगे, वो क्रेडिट एंट्रीज मारते हैं दूसरों के अकाउंट में। ठीक है, तो एक्चुअली जो मनी सप्लाई रहता है, जो बैंकिंग सिस्टम का मनी सप्लाई रहता है, वो एक्चुअल में डिपॉजिट जो है वही है, बट उसके ऊपर बहुत सारा ये क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कर देते हैं। एक मनी क्रिएशन चलता है यहाँ पर। ओके, तो ये क्रेडिट एंट्री को करा जाता है किसी भी लोन, जैसे कोई लोन लेने गया तो उसके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री की जाती है, उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है उस अमाउंट से जितना भी उसने लोन लिया है। ठीक है, बट द बैंक नोज दिस वेरी वेल कि जो भी लोन ले रहा है वो एकदम से आकर पूरा का पूरा पैसा वो विड्रॉ नहीं करेगा। और बाय देयर एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, इनको पता है कि कितने पैसे की डिमांड आती है, मतलब कितना रुपया निकाला जाता है हर दिन या एवरी मंथ, कितना रुपया निकाला जाता है। तो इनको पता अच्छे से कि कितनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एलआरआर मेंटेन करते हैं, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो, ये चीज मेंटेन करते हैं। ठीक है, एलआरआर को अपन और क्या बोल सकते हैं, दो पार्ट्स में हम बोल सकते हैं, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दो टाइप से अगर इनको दोनों को सम अप करोगे तो ये हो जाएगा आपका लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली ये पैसा जो भी है, ये आप लोन के रूप में नहीं दे सकते। से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए गए और मिस्टर ए ने क्या किया, 100 रुपीज डिपॉजिट किए। ठीक है, तो सीआरआर और एसएलआर दोनों है, मान लेते हैं 10% है ना, 10% है दोनों, तो दोनों मिलकर 10% होते हैं। ठीक है, तो एलआरआर हो गया यहाँ पर अपना 10%। ठीक है, मतलब ये मान लेते हैं 5% है और एसएलआर भी 5% है, टोटल हो गया 10%, जो कि है एलआरआर। अब क्या होगा कि ये जो पैसा है, ठीक है, अब इसमें से ये अगर सीआरआर 5% है, ठीक है, दिस इज 5%, दिस इज 5%, तो इसका मतलब क्या है, सीआरआर 5% का मतलब है कि कैश रिजर्व रेशियो ये जो है, ये सीधा का सीधा कैश निकल के बैंक से आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, किसमें, आरबीआई के पास में हर बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का खाता होता है, अकाउंट होता है, उसमें पैसा आपको कैश के रूप में जमा कर देना। ओके, बाकी का जो 5% है, ये जो इसमें से 100 करोड़ में से 5 तो चला गया आरबीआई के पास। ठीक है, ये तो चला गया। फिर सेकंड एसएलआर, वो भी उस पर कैलकुलेट किया तो वो भी 5%। ओके, तो ये 5% ये अपने को आरबीआई को नहीं देना है, ये बैंक अपने पास ही रखेगी इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और कैश। ओके, ये तीन तरह से वो रख सकती है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो अमाउंट बच गया वो होता है 90 रुपीज का। सो 90 रुपीज आप लोन के रूप में दे सकते हो, बट ये जो रोक के रखा हुआ है पैसा, ओके, -5, मतलब -5 ये हो गया 10 रुपीज। ये एक्चुअली लिक्विडिटी मेंटेन कर रखी है कि कभी भी डिमांड आ जाती है लोगों की, क्योंकि ये सब डिमांड डिपॉजिट है, कभी भी आप रिक्वायरमेंट रहती है आपके पैसे की, आप आओगे एटीएम से स्वाइप करोगे, पैसा निकालोगे, तो इतनी लिक्विडिटी बनाई जाती है जिससे कि आप आराम से, आपको शॉर्टेज नहीं हो जाए अकाउंट की। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने स्वैप किया और आपके पास पैसा नहीं आया, अनअवेबिलिटी दिखा रहा है। ओके, तो ये जो चीज़ है, ये कुछ लिक्विडिटी मेंटेन करके रखते हैं ताकि मनी का सप्लाई बना रहे। अब यहाँ पर हम यही समझेंगे कि किस तरह से मनी क्रिएशन का प्रोसेस रहता है। ओके, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन हम पढ़ लेते हैं, ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है।
सी बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डिपॉजिट। मतलब मिस्टर ए आया, उसने 100 रुपये जमा किया था, तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी डिपॉजिट हो गया, है ना। एक्चुअल डिपॉजिट जो कि लोग करें ना, पब्लिक करे, उसी को प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। सेकंड, बैंक लैंड मनी मेनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व। अब ये जो है ये कैश रिजर्व है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, बैंक लैंड मेनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व। अब ये जो अमाउंट इससे कई ज्यादा वो कैश रिजर्व बांट देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, मतलब 100 रुपए के ऊपर वो कई सारी क्रेडिट एंट्रीज करेंगे और काफी ज्यादा इस अमाउंट से वो एक तरह से लैंड कर देते, तो दे लैंड मेनी टाइम्स मोर देन दिस एक्चुअल प्राइमरी डिपॉजिट। देन money is lent by the commercial bank not in the form of cash but in the form of credit entry. ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो बैंक है वो क्या कैश में तो लैंड करता नहीं है, वो क्रेडिट एंट्री कर देता है, आपको बोलेगा अकाउंट खोलो हमारे बैंक में, और आपके अकाउंट को खाते को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, ठीक है, उस अमाउंट से। तो यहाँ पर वो कैश के रूप में नहीं हो रहा है ना ट्रांजेक्शन यहाँ पर। इन दिस अकाउंट ऑफ द बोरोअर्स दिस क्रेडिट एंट्रीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी डिपॉजिट। अब ये जैसे कि मान लेते हैं कि 100 रुपीज में से, आउट ऑफ दिस 100 रुपीज 10 जो था, ये तो LRR हो गया, लीगल रिजर्व रेशियो, LRR, ओके, ये लीगल रिजर्व रेशियो, तो हमारे पास कितना बच गया, 90। तो ये 90 रुपीज़ हम लोन के रूप में दे सकते हैं। तो जब 90 रुपीज़ लोन के रूप में दोगे, तो इस 90 रुपीज़ की हम क्या करेंगे, क्रेडिट एंट्री मारेंगे, क्रेडिट एंट्री होगी, ठीक है, किसके अकाउंट में, जो भी आए हैं लोन लेने के लिए उनके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये कैश नहीं निकल के दे रहा है ना, जो हम उसको जो भी दे रहे हैं वो एक तरह से क्रेडिट एंट्री जा रही है, उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रेडिट एंट्री, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डिपॉजिट। इट इज, इसी का नाम है सेकेंडरी डिपॉजिट। याद रखना, जितनी भी 90 रुपीज़ की क्रेडिट एंट्री आपने देखी थी अभी, तो इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी डिपॉजिट। क्यों सेकेंडरी डिपॉजिट, बिकॉज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके प्राइमरी डिपॉजिट के ऊपर बनाई गई है, ठीक है। इसी का एक और नाम बता देता हूँ मैं आपको, डेरिवेटिव डिपॉजिट भी इसी को कहते हैं, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, द बोरोअर कैन इशू चेक्स अगेंस्ट क्रेडिट लोन्स इन देयर अकाउंट, द चेक्स सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज मनी। अब यहाँ पर जो भी आप देखोगे, मैंने बोला था जैसे कि लास्ट क्लास में, लाइक जो भी ट्रांजैक्शन होंगे चेक के थ्रू होंगे, तो यही बात यहाँ रखी हुई है कि यहाँ पर क्या होगा, कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन होंगे। Okay, the fifth point is primary plus secondary deposit equal to demand deposit held by the people in the commercial bank। अब ये जो प्राइमरी था, मतलब वो जो 100 रुपीज़ जो कि एक्चुअली हमने जमा किया था, ठीक है, उसमें हमने फिर क्या किया था, 90 रुपीज़ ये जो था कि ये एक क्रेडिट क्रिएशन किया अपन ने, क्रेडिट एंट्री करी थी किसी लोन लेने वाले का अकाउंट में, तो दोनों को अगर प्लस कर दें तो कितना हो जाता है, 190। तो ये जो 190 है, ये टोटल जो अपन ने देख लिया, ये तो आपके एक्चुअल डिपॉजिट है और ये क्रेडिट एंट्री है। तो डिमांड डिपॉजिट्स जो है टोटल वो 100 नहीं रहे, अब 100 से बढ़ के कितने हो गए, 190 हो गए, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कॉमर्शियल बैंक। दोनों के अगेंस्ट चेक रिटर्न कर सकते हैं, मतलब चेक ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि आप चेक लिख सकते हो। नाउ the total demand deposit, this 6 point, total demand deposit with the bank are many time more than the cash reserve of the commercial bank। ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं कि ये जो टोटल प्राइमरी डिपॉजिट है, तो एक्चुअली जो कैश रिजर्व्स रहते हैं ये कम रहते हैं, बट इसके ऊपर जो क्रेडिट क्रिएशन कर दिया जाता है मैनी टाइम्स, तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो मनी अवेबिलिटी कम रहती है, जबकि क्रेडिट क्रिएशन जो करते हैं वो काफ़ी अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। बट ठीक है, बैंक इतना इंश्योर करती कि कितनी लिक्विडिटी बना के रखनी, ताकि कुछ कैश क्रंच नहीं हो जाए इकोनॉमी में, सबको पैसा जितना भी आप निकाल रहे हो वो इजीली मिल जाए, या वहाँ से कहीं दूसरे बैंक से लेकर भी पूरा करना पड़े, तो ऐसा करा जा सकता है, ठीक है। नाउ the seventh point, it experience show that the withdrawal are generally around 10% of the demand deposit, the bank needs to keep only 10% of डिपॉजिट एज कैश रिजर्व्स। अब यहाँ पर लिखा होगा 10% डिपॉजिट कैश रिजर्व्स के रूप में रखना, मतलब कि अगर यहाँ पे लिखा हो 10%, तो ये ऐसा नहीं कि हमेशा 10% ही CRR रहता है, कैश रिजर्व रेशियो हमेशा 10% ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अमाउंट अभी जो भी आप RBI की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, तो इतना रिजर्व रखना ज़रूरी है। बट ये तो एक बुक में लिखा हुआ एक फिगर है बस, कितना परसेंट जो भी हो, जितना भी डिसाइड करता है RBI CRR, वो उतना अमाउंट आपको रखना पड़ता है, ठीक है। और ये क्या है, इतना अमाउंट मान के चलते हैं कि इतना बना के रखना है, मतलब इतना लिक्विडिटी या इतना मनी सप्लाई हमको रखना पड़ेगा कि लोगों के पास कैश क्रंच ना होते। पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलता है। तो इसी तरह से डिसाइड करते हैं कि कितना रखना ज़रूरी है हमको, कि लोग डिमांड करें तो हम उनको दे पाए, ठीक है। नाउ एट्थ, ऑल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल
सर्व एज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो डिमांड डिपॉजिट था, जैसे कि 190 जो भी अपन ने देखा था, ये क्या रहता, मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और कैश हेल्ड बाय द पीपल, है ना, कैश हेल्ड है। अब या तो आपके हाथ में है पैसा कुछ, या फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री तो है ही सही, तो उतना पैसा आपके पास अभी भी है। ठीक है, तो ये एक तरह से डिमांड डिपॉजिट, मतलब अभी भी स्वाइप करके पैसा निकाल सकते हो, वो चीज़ है। नाउ डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। अब ये बैंक मनी क्या होता है? दिस इज द मनी विच इज क्रिएटेड बाय द बैंक, because this is circulating in the system not in the form of cash but in the form of checks issued by the banks और टू द होल्डर ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो बैंक मनी क्या रहती है, यही सेकेंडरी डिपॉजिट जो कि क्रेडिट एंट्री किए जा रहे हो, इसी को बैंक मनी बोलते हैं। ठीक है, और यही सर्कुलेट हो रही है अपने सिस्टम में, कैश के रूप में नहीं बल्कि चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, तो इसलिए वहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो कैश के थ्रू नहीं हो, चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और इस मनी को कभी भी डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, मतलब कि कभी भी आप इसको डिमांड कर सकते हो। नाउ इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जांपल्स, ये क्या है, सी हमने कुछ अजम्पशंस देखे थे, यहाँ पर भी अजम्पशंस है। देयर इज अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम, मतलब कि पूरी उसमें इकोनॉमी में एक ही बैंक है। ठीक है, इज इन द इकोनॉमी एंड इनिशियली द बैंक रिसीव, इनिशियली यानी इनिशियल डिपॉजिट कितना दे रखा है, 1000 रुपीज दे रखा है। ठीक है, फिर दे रखा CRR दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बोला था LRR दे सकते हैं अमाउंट, तो यहाँ कंफ्यूज मत करना कि CRR लिखा हुआ है, हो सकता है CRR दे, LRR दे, या फिर SLR और CRR दोनों दे, तो दोनों को जोड़ देना ना, CRR प्लस SLR दोनों दिख रहे हैं, दोनों को प्लस कर देना, उसका टोटल LRR होगा। अगर LRR सीधा दिया है तो अच्छी बात है, सीधा उसको लिख देना यहाँ पे, या फिर CRR दिया हुआ है इस तरह से, तो CRR लेकर हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नाउ ये जो आपने कल देखा था किस तरह से होगा, तो यहाँ पर जो है उन्होंने CRR कितना ले रखा है, पहले वो देख लेते अपन। CRR था 10%। ठीक है, यह है 10%। तो कैसे पता चलेगा कितना टाइम्स मनी क्रिएशन कर सकते हैं? K इज इक्वल टू 1 अपॉन CRR लिख सकते हो या LRR लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। इन्होंने CRR दे रखा है तो मैं CRR लिख रहा हूँ। तो 1 अपॉन कितना था, 10%, तो 10%, तो 10% को कैसे लिख सकते हैं अपन, 1/10/100 ये लिख सकते हैं। या फिर 100 इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 100/10, तो ये जो हो जाएगा 10 टाइम्स, या 10 इंटू या 10 टाइम्स बोल सकते हो। 10 टाइम्स मनी क्रिएशन किया जा सकता है, 10 गुना। ठीक है, अब कैसे होगा, 1000 इनिशियल डिपॉजिट है, ये रहा इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 1000। ठीक है, तो कितना था, 10% आपको रोक कर रखना है। ठीक है, तो क्या 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपीज, तो ये देखो इन्होंने CRR में डाल दिया उसको, बच कितना गया, 900, वो लोन के रूप में अपन दे सकते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमी में कितना बैंक है, एक ही बैंक है, तो ये जिसको भी आप लोन दोगे तो उसका अकाउंट क्रेडिट करोगे, उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ये आ गया 900 रुपये। ठीक है, ये क्रेडिट एंट्री होगी सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, इस तरह से हमको लिखना है। उसके बाद 900 पे अपन 10% कैलकुलेट करते हैं। 900 का 10% कितना हो गया, 90, उसको लिख देंगे अपन CRR में, लिख दिया। बच कितना गया, 810, वो अपन लोन के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, और ये किसको देंगे, अगेन कोई पर्सन आ गया, उसके अकाउंट को अपन ने, खाते को, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 810 रुपीज से। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, इसका फिर आप कैलकुलेट करोगे 10%, वो होता है 81, और बचा हुआ लोन के रूप में, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, और अपने को पता है लास्ट के अमाउंट कितना टाइम्स निकाला था अपन ने, 10 गुना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1000, तो यहाँ पर सीधा इसका 10 टाइम्स लिखा हुआ है, 10 गुना है। 10 टाइम्स हो गया, 1000 इंटू 10, 10,000, 900 इंटू 10, 9,000, 100 इंटू 10, 1000। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नाउ इन द फर्स्ट राउंड बैंक रिसीव डिपॉजिट ऑफ 1000। ठीक है, फर्स्ट राउंड में बैंक को कितना मिला, 1000 मिला। द कैश रिजर्व टू टैकल द लाइबिलिटी ऑफ 1000 इज इक्वल टू 100, बिकॉज कैश रिजर्व रेशियो 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ये पूरी चीज़ जो अपन ने अभी सीखी, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई कि कितना लोन रख सकते हो, कितना दे सकते हो, यही चीज़ आपको भी इस तरह से लिखनी पड़ेगी। ओके, नाउ यहाँ पर लास्ट में करके दिखा रहे हैं, ये चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था कि जो भी इनिशियल डिपॉजिट्स है उसके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, CRR के थ्रू कैलकुलेट करके दे रहे हैं कि कितना टाइम्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो हमने कैसे निकाला था, उस तरह से आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, 1/CRR या 1/LRR आप लिख सकते थे। ठीक है, और उसके थ्रू अपन ने कैलकुलेट कर लिया, तो हमको पता चल गया कितने टाइम्स कर सकते थे। ठीक है, अभी जितना भी टाइम्स था इंटू 100, ये 1000 करते,
तो भी आपको वो अमाउंट आ जाता फिगर, या फिर सीधा सीधा जो हमने तरीका निकाल रखा है कि कितने गुना कर सकते हैं उसको उतना टाइम से लिख दो वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे लिख रखा था, अगर आपने पहले ही पता कर लिया तो यहाँ से ये सीधा लिख सकते हो फिगर, और उसके बाद सिर्फ डैश 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 लगा देना, चलेगा वो, ठीक है। और यहाँ पर इसके, और ये दोनों 9000 प्लस 1000 कितना होता है 10,000, ये इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये भी याद रखना लिखते टाइम, ये वही मनी क्रिएशन का प्रोसेस है, इसके आगे आप वो लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और कैश बैलेंस विद द कमर्शियल बैंक विच दे कैन यूज एज कुशन मनी इमरजेंसी फंड फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कुशन मनी क्या होता है, सी, कुशन मनी मतलब कि कितना पैसा सेफली आप रखना चाहिए ताकि आप आराम से पेमेंट कर पाओ, है ना, कुछ तो आपको रखना पड़ेगा, ये वही एलआरआर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इतना कैश बैलेंस रखना पड़ता है कि आप उसको लोगों को पे कर पाओ, पेमेंट कर पाओ। तो ये एक एक्सपीरियंस के थ्रू उनको पता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कैपेसिटी बैंक की वो बिल्कुल वहाँ पर ध्यान में रखते हैं कि हमारे पास कितना हमने एक्चुअली लैंड कर दिया है, कितना अवेबिलिटी रखनी है, नए डिपॉजिट का कितना आरबीआई को देना है, कितना पैसा हमारे पास रखना है, ये सब कुछ रिपोर्ट किसको करते हैं, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर जितना ज़्यादा, अगर अपन बात करें एलआरआर की, तो जितना ज़्यादा, मतलब ये एक तरह से इसका मतलब समझो, एलआरआर का मतलब क्या है कि पैसा एक तरह से आरबीआई आरबीआई क्या बोल रहा है कि आपको अटका के रखना है, मतलब आपको एक्चुअली लिक्विडिटी रखनी है। तो जितना ज़्यादा आपको बोलेंगे कि लिक्विडिटी रखो, तो आप उसको लैंड नहीं कर सकते लोन के रूप में, मतलब कम पैसा लैंड कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ सिंपल सी है। तो अगर एल आर आर ज़्यादा है, इफ एल आर आर जो है इज़ हाई, तो हम क्या कर पाएंगे, लोन कम दे पाएंगे, ठीक है। और अगर एल आर आर कम है, लेस है, ठीक है, तो आप लैंडिंग ज़्यादा कर पाओगे, है ना, लैंडिंग अमाउंट क्या होगा अपना, ज़्यादा होगा, लैंड ज़्यादा कर पाएगा बैंक। तो ये चीज़ रहता है, इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ देखिए, हायर द सीआरआर लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई रिजर्व रखने पड़े आपको तो फिर थोड़ा ही पैसा बचेगा बैंक के पास, तो वहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कैपेसिटी क्रिएट करने की मनी कम हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ बोल रहा हूँ। नाउ व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी डिपॉजिट, एज ऑलरेडी टोल्ड यू, ये क्या है, कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक बाय द पीपल, दीज आर अ पार्ट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट। टोटल डिमांड डिपॉजिट, देखो डिमांड डिपॉजिट दोनों ही है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो पैसा जो कि लोगों ने जाके जमा किया था, और सेकेंडरी कौन सा है, ये वो पैसा है जो कि इन्होंने क्या किया, क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू कर रखा है, ठीक है, एक क्रेडिट एंट्री करके कर रखी है। तो एक तरह से लोन के जो अकाउंट रहते हैं बैंक के, जो भी लोन के रूप में दे रखा है, चल रहा है मार्केट में, तो वो जो पैसा रहता है उसी को सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। इसका एक और नाम है डेरिवेटिव डिपॉजिट, ठीक है, ये भी इसी का नाम होता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस, नाउ ये जो टॉपिक है सीआरआर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर, ये सीधा सीधा वही है कि कितने टाइम्स आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ भी निकालना है, जैसे कि अपने एल आर आर निकालना है, तो यहाँ पर इसके बीच में रिलेशन क्या है, सी आर आर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो अपन यहाँ बात करते हैं कि डिनोट करते हैं के से, के इज इक्वल टू, और सी आर आर लिख लेते हैं, फिलहाल एल आर आर नहीं लिखते हैं, सी आर आर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि अगर सी आर आर 10% है तो कितना लैंड कर पाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा 1/10%। 10% को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 10% को 10/100, तो 100 ऊपर, नीचे 10, कैंसिल आउट करूंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 10% था, अब अपन मान लेते हैं कि आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया, इसको कर दिया 20, अब ये हो गया 20। तो 20 को कैसे करना पड़ेगा अपने को, अगर 20 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर भी हो जाएगा 20, और अब कैंसिल आउट करते तो यहाँ 10 की जगह हो जाता 5, मतलब कम हो गया। मतलब अगर ये सीआरआर बढ़ाया जाए तो आपकी लैंडिंग कम हो जाएगी, मतलब क्रेडिट मल्टीप्लायर का वैल्यू 10 टाइम से गिर के 5 टाइम्स पे हो जाएगा ना, 10 से सीधा 5 पे गिर के आ जाओगे आप, ठीक है। ओके, यही है इसका मतलब। अब यहाँ से पूरी इतनी मेहनत करके उन्होंने बता रखा है आपको, ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दिया कैसा रिलेशनशिप है उसका। ओके, अब कुछ बुक्स में एल आर आर भी लिखा हुआ है, 1/CRR यहाँ पर गिवन है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि एल आर आर भी आता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी थोड़ा सा। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है, देखो सबसे पहले सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। ये पहला फंक्शन है कि आरबीआई नोट छाप सकता है, आरबीआई को छोड़ के किसी को भी नोट छापने की परमिशन नहीं है, किसी भी कमर्शियल बैंक के पास ये पावर नहीं है, ठीक है। कॉइन वॉइन का काम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का दे रखा है, वो लोग छापते हैं उस नोट को नहीं, सॉरी, कॉइन्स को, ठीक है, सारे डिनोमिनेशन के कॉइन्स,
उसको वो लोग छापते हैं। नाउ द बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंकर है, इसका मतलब क्या है कि आरबीआई जो है ये क्या करता है, मैनेज करता है गवर्नमेंट के खातों को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, हर राज्य की स्टेट गवर्नमेंट होती है, और मेन गवर्नमेंट को आप बोलते हो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनके जो अकाउंट रहते हैं वो किसके पास रहता है, आरबीआई मैनेज करता है, ठीक है। फिर जब भी कोई लोन वोन इनको कुछ काम करना रहता है और सरकार को किसी पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये क्या करते हैं कि बॉन्ड्स निकालते हैं। ओके, मैंने आप बॉन्ड लिखा था उस दिन, तो ये बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो सरकार के कुछ भी काम होते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं। बॉन्ड क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। देखो, बॉन्ड एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। डेप्ट मतलब कर्जे वाला इंस्ट्रूमेंट। उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपने, जैसे कि आपको 1 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो मैंने बॉन्ड पे लिख के दिया 1 करोड़ रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है मुझे, और मैंने उस पर लिख दिया कि मैं उस पर 10% कूपन रेट दूंगा। कूपन रेट का मतलब क्या होता है, ये जो उस पर मैंशन रहता है रेट, उसको कूपन बोलते हैं ना, कूपन, COU, कूपन, कूपन रेट। तो ये जो चीज़ है, इतना आपको पैसा मिलेगा। सरकार आपको 10% ब्याज, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा पे करेगी। और ये रहता है टाइम पीरियड, जैसे इसमें रहता है 10 साल, 20 साल, इस तरह से बॉन्ड्स रहते हैं। इसमें भी लोग पैसा लगाते हैं, या फिर लोग क्या लगाते हैं, डायरेक्टली एक्चुअली बैंक्स को बोला जाता है कि आप इसमें पैसा लगाओ। होता है क्या, इससे पैसा किसके पास पहुंच जाता है, गवर्नमेंट के पास में, और गवर्नमेंट फिर इस पैसे का यूज़ करते हैं उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, वेलफेयर प्रोग्राम्स में। तो इस तरह से कर्जा उठा के भी गवर्नमेंट मैनेज करती है चीज़ों को, ठीक है। तो ये बॉन्ड जारी, मतलब बॉन्ड सेल करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई बोलेगा लो, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आ गए बैंकों, तुमको इसमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट को पहुंचा देती है पैसा, क्योंकि पैसा किसके पास है, बैंकों के पास है। लोगों के पास नहीं जाते, बैंकों से पूछते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी में आपको डालना है ये पैसा, ठीक है, उनके मतलब उनकी सिक्योरिटी में बाय करना है आपको। सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड ही होता है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी बॉन्ड। नाउ एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इट फ्रेम्स पॉलिसी टू रेगुलेट द मार्केट। अब क्या एडवाइजर का काम करती है, मतलब कि आपको टाइम टू टाइम एडवाइस देती है गवर्नमेंट को कि महंगाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसको रिलेटेड। देन बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। तो बैंकर्स इज द आरबीआई बैंक इज कॉल्ड एज द बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स, मीन्स ये एक तरह से फादर है, और जब सब जितने भी बैंक है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो बैंकर्स बैंक इसलिए बोला था, सुपरवाइजरी रोल ही निभाता है, सारे बैंकों को गाइडलाइंस देना, निर्देश देना, कंट्रोल करना उसको, ठीक है, उनके अकाउंट्स को देखना कि उनका पैसा कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गया, कैश रिजर्व रेशियो जितना रखना उतना रख रहे हैं कि नहीं, लिक्विडिटी के हिसाब से क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली सारी बातें ये आपका आरबीआई करता है। यहाँ पे हम पॉइंट पर लेते हैं, सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन। अब क्या होता है कि डिपॉजिट जो रखने पड़ते हैं आपको आरबीआई के पास में, और उसके बाद क्या करता है, लोन भी देता है। मीन्स अगर आपको कभी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी किसी बैंक को ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो आरबीआई क्या करता है, डिपॉजिट तो उसके पास है, तो कभी आपको कुछ ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा पैसा आपको क्या कर देगा, लोन के रूप में दे देगा, ठीक है। नाउ द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक। इट इज़ अ चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड वन सेंटर टू ऑल द बैंक्स। अब ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या होती थी, पहले देखो ये आरबीआई ने काम किसको सौंप रखा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो सारे बैंक से, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो वहाँ से एक पर्सन, वहाँ का एक एम्प्लॉय कहाँ के बैठता था, एसबीआई में। और वो लोग क्या करते थे, आपस में देख लेते थे कि सबके कितने कितने चेक है, किससे कितना पैसा लेना देना है, और ये अपना सॉर्ट आउट कर लेते थे, है ना। जैसे कि किसी ने आपको 30,000 रुपये का चेक दिया, किसी ने 40,000 का, तो आपको पता है कि आपको ओवरऑल दोनों को मैच करते थे, तो आपको पता चला 10,000 ही चुकाने, तो 10,000 मैंने सामने वाले बैंक को दे दिया। तो पूरा ऐसा नहीं कि 30,000 उससे ले रहा हूँ, 40,000 मैं उसको दे रहा हूँ, देख लेते कि आपसे कितना 30,000 लेना है, मुझे कितना देना है 40,000, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो उस तरह से ले दे के सॉर्ट आउट कर देते थे, सारे चेक का सेटलमेंट करके जाते थे। बट अब नहीं होता ऐसा, क्योंकि अब ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि अब क्या हो गया, सीटीएस चेक बुक आ गई है। तो सीटीएस चेक बुक जो है उसमें ऑलरेडी कोडिंग रहती है, और उसको आप देख सकते हो, अगर आपके फादर के पास होगी, उसमें नाम भी लिखा रहता है अकाउंट होल्डर का, और एक छोटा सा ऐसा कोड रहता है छिपा हुआ, तो वो एक्चुअली ये लोग क्या स्कैन करके भेजते हैं, और आज क्लियरिंग इस तरह से होती है। तो ये चीज़ अब बंद हो गई है। नाउ इट इज सुपरवाइजरी रोल। द सेंट्रल बैंक एंश्योर दैट द कमर्शियल बैंक शोज कंप्लाइंट टू द सीआरआर एंड एसएलआर। ये बात मैंने पहले ही कर दी थी, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जितना भी आरबीआई ने बोला आपको करना है वो आपको करके रखना है कंपलसरीली, ठीक है। ये चीज़ें मतलब मेंटेन करना है इतना पैसा। कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर कहाँ जमा करना है, आरबीआई के पास, और एसएलआर आपको अपने पास ही रखना है इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नाम क्या बताया था मैंने, गिल्ट, GILT, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी याद रखना, गूगल पे सर्च करना क्या होता है, ठीक है। नाउ
लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? देखो, अगर कभी भी किसी बैंक को अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है एंड दे फाइंड सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, या फिर बैंक डूबने के वर्ज वर्ज पे है बिल्कुल, तो इस टाइम क्या होगा, ये जो आरबीआई रहेगा उसको सपोर्ट कर देगा, पैसा देके उसको डूबने नहीं देगा, बचा देगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकोमोडेशन मतलब फाइनेंशियल वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल अकोमोडेशन सहायता दी जाती है फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी ला देगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि जो ऐसा बैंक होगी वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो आरबीआई को बता दो कि आरबीआई सर मेरे पास ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो आरबीआई आपकी हेल्प के लिए आ जाता है। सबसे बढ़िया बात, डूबते हुए बैंक को बचा लेता है। जस्ट रिसेंटली आपने देखा था पंजाब नेशनल बैंक के केस में उसको किस तरह से बचा लिया। और भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नाउ सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन टू सच बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अप्रूव्ड सिक्योरिटी यहाँ लिखा कुछ नहीं है कि अप्रूव्ड सिक्योरिटी होती क्या है, किसको बोलते हैं। देखो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, यही होती है अप्रूव्ड सिक्योरिटी। रिलायंस अंबानी जी के डिबेंचर नहीं चलते यहाँ पर, वो अनसिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। उसको नहीं मानते सिक्योरिटी के रूप में कुछ, सरकार की बॉन्ड की वैल्यू है, ठीक है, उस पर पैसा डूबता नहीं, इसलिए वही चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे गिरवी रखने की बात हो रही है, मतलब एडवांस तो करेगा लोन आरबीआई, बट आपको क्या करना है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी यानी कि उस तरह के कुछ बॉन्ड्स आपको अगर आपके पास है तो आप उसको गिरवी रख दो। आपके एसेट होते हैं, है ना, तो उसको आप गिरवी रख दोगे किसके साथ में, आरबीआई के पास में। तो मतलब पैसा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा है ना, बिल्कुल ये याद रखना। बाय ऑफरिंग लोन टू द कमर्शियल बैंक इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, यही बात मैं करना चाहता था, इमरजेंसी वाली, ठीक है। उस टाइम ही पैसा मिलेगा। द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब कस्टोडियन का मतलब कस्टडी में रखना, कुछ क्या रखना, दूसरे देशों की करेंसी। क्यों रख रहे हो, ये सोचो क्यों रखने की जरूरत पड़ रही है। जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, आप घूमने फिरने जाते हो तो कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ आपको रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको एक्सचेंज करना रहता है एक करेंसी को दूसरे करेंसी से। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को और कुछ चीज़ हो रही है, जैसे कि यहाँ पर हमको मनी मार्केट में चल रहा, हमारे ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, मनी मार्केट भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, यहाँ लिखा हुआ है, बट इसको मैं अभी रहने देता हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत डीप में जाना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए फिलहाल इसमें कि जो भी करेंसी वो मेंटेन की जाती है यहाँ पर आरबीआई कस्टोडियन रहता है। ये क्योंकि जितने भी काम सौंपे गए कुछ ब्रांचेस को कि आप फॉरेन एक्सचेंज का काम करोगे, और आप मान लो वहाँ गए, जैसे कि एसबीआई की फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच है रतलाम में, ठीक है। तो वहाँ पर अपन गए, वहाँ पर अब उनके पास फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल नहीं था, तो कौन प्रोवाइड करके देगा, हम आरबीआई के पास चल जाएंगे, वो प्रोवाइड करके देगा। इफ़ नो बडी इज प्रोवाइडिंग, लाइक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक हो गया, बहुत सारी एजेंसीज वगैरह हो गई, तो ये लोग अगर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे तो अपन कहाँ जाएंगे, आरबीआई के पास हो जाएंगे, वो अपने को जाके देगा, ठीक है। अभी मैनेज फ्लोटिंग वाला जो पार्ट है मैं रहने दे रहा हूँ, इसमें भी करेंसी को बाय सेल किया जाता है, एक लिमिटेड रेंज में रखा जाता है करेंसी को, पर ये अपने फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर जो है ना इकोनॉमिक्स का, उसमें अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको अभी ज़्यादा ध्यान से मत देखो। Now clearing house function. Now central bank perform the function of a clearing house. Let us take example to understand the function. Suppose bank receive a check of 10,000 drawn on bank A, and bank B receives a check of 15,000 drawn on bank A. Both have their account with the central bank. The check of both the bank are cleared through their accounts with the central bank. अभी अलग से पॉइंट बना के दे रखा है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका था, क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, सेटलमेंट करना, ये चीज़ अपन ने ऊपर ही डिस्कस कर ली थी, राइट। तो ये चीज़ आपको वापस से करने का ज़रूरत नहीं है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन उसी को बोलते हैं। So where was that point? Let it be. I think I doubled it out. वापस से बता दिया लगता है मैंने, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना क्या होता है क्लियरिंग फंक्शन, वो मैंने बताया था, समझाया था। नाउ लास्ट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को आपको सिर्फ यहीं तक देखना है कि क्या चीज़ है, आपको इसको बता देता हूँ मैं। क्रेडिट कंट्रोल करना, इसका मतलब क्या होता है, देखो प्रिंसिपल फंक्शन क्या, मेन फंक्शन क्या है, क्रेडिट कंट्रोल करना आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब किस तरह से करता है, इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, इसका मेन काम है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इट इम्प्लाइज, it means यानी implies मतलब means it increase or decrease the supply of the money in the economy by regulating the credit क्रिएशन। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि मनी सप्लाई को क्या होता है, कम या ज़्यादा करेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, बाय द कमर्शियल बैंक। कम या ज़्यादा करता है, मतलब कि अगर यहाँ पर दो सिचुएशन देखते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, तो पहले तो मैं बताता हूँ इन्फ्लेशन क्या होता है और मनी सप्लाई का मतलब क्या है। देखो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, पहले इसको डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन, मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, मतलब ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ज़्यादा है, मनी सप्लाई कैसा होगा उस वक्त, सप्लाई ऑफ मनी भी ज़्यादा होगा,
ठीक है। इसके लिए लोगों के पास क्या परचेसिंग पावर ज़्यादा आती है, खरीदने की पावर, तो वो खूब डिमांड कर रहे हैं वो लोग, तो क्या करेगा आरबीआई इस केस में, अब महंगाई तो बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल में क्या करता है, बैंक कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से ये जो डिमांड कर रहा है वो कम हो जाए। तो ये कुछ रेट्स रहते हैं, जैसे कि अभी तक आपने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा पर सीआरआर की तो अपन ने बात कर रखी है, इतना तो हम समझते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो जैसा कुछ है, अभी इतना तो पढ़ लिया अपन ने। तो सीआरआर क्या होता है, हम क्या करेंगे जो जितना है, मतलब अभी मान लो 10% है, ओके अभी चल रहा है इतना, तो मुझे मालूम अभी खूब महंगाई बढ़ रही है, तो मैं सीआरआर बढ़ा दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, उसको कर दूंगा 20%। अब बताओ, अब मैंने क्या कर दिया, महंगा कर दिया, मतलब एक तरह से शेयरर ज़्यादा पैसा, पहले सिर्फ 10% रखना पड़ता था रिजर्व में, अब 20% रखना पड़ेगा। अब क्या होगा मार्केट में, बैंकों के पास कम पैसा बचेगा, पहले 90% लैंड करते थे लोन के रूप में, अब वो सिर्फ 80% ही कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो लैंडिंग पावर है बैंक की वो कम कर दी है, यानी कि इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी एंगल अपन देख लेते हैं डिफ्लेशन का। डिफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर जो मनी सप्लाई रहता है वो बहुत कम हो जाता है, और जो कंपनियां रहती है मजबूर हो जाती है, उनके प्राइसेस, गुड्स के प्राइसेस बहुत गिर जाते हैं, मार्केट में दाम चीज़ों का गिर जाता है। इसमें लोगों का तो ठीक है, बट यहाँ पर जो दाम गिर रहे हैं तो उससे कंपनियों को नुकसान हो जाएगा, है ना, वो सस्ते में बेचेंगी बेचेंगी तो कॉस्ट भी नहीं निकल पाती कई बार, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं वो लोन लेकर बिजनेस कर रही होती हैं। ठीक है, ये समझो उनको, क्योंकि जो लोन लेके बिजनेस कर रहा है तो उसकी जो किस्त आती है लोन की वो तो चुकानी पड़ेगी, तो कंपनियां कंपेल हो जाती हैं, दे जस्ट फील लाइक, बिल्कुल उनको मजबूर है वो कि उनको सस्ते में बेचकर भी लोन का पैसा भरना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे वो लोग, उल्टा करेंगे, जैसे कि जो सप्लाई ऑफ मनी था तो वहाँ पर कम था तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ पर उसको जो रेट है उसको क्या करेंगे, सीआरआर को जहाँ पर आपने ज़्यादा कर दिया था, अब वो 20 से वापस उल्टा कर दो, 20% से 10% कर देंगे, तो 10% से क्या हो जाएगा, वापस से मनी सप्लाई मार्केट में आ जाएगा, और वापस से डिमांड राइज अप हो जाएगी। ठीक है, तो इसके थ्रू मैंने बता दिया सीआरआर के थ्रू कैसे होता है, तो इसी को बोलते हैं कंट्रोल करना क्रेडिट। और भी टूल्स है और भी रेट्स है, उसके थ्रू अपन देखेंगे। अब देखो, डिफरेंसेस यूजुअली आते नहीं है, तो ये भी एक पार्ट बचा है आपके कोर्स में, अभी इतना ही है। ठीक है, बाकी ये रेट्स मैं आपको बताऊंगा, कल अपन डिस्कस करेंगे इसको, बट अभी यहाँ पर ये इतना समझ लो कि ये जो सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक है इसका डिफरेंस क्या है। देखो सेंट्रल बैंक को कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक क्या है, एपेक्स बैंक है, मतलब कि ये रेगुलेटरी बॉडी है। ये जो ना सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं, आरबीआई को ही बोलते हैं, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ही होता है ये, है ना, दूसरे जिससे भी दूसरे बैंक होते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये होते हैं सब कॉमर्शियल बैंक। तो एपेक्स बैंक का मतलब है ऐसा बैंक जो कि सारे बैंकों को कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, सारे बैंक के फंक्शंस वगैरह ये सब कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास। और ये क्या रहते हैं, ये आर जस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये महज एक जस्ट एक बैंक है। ठीक है, इनका काम क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ऑफरिंग लोन टू द पीपल। सिर्फ एक्सेप्ट करना, हम लोगों से डिपॉजिट लेता है और क्या करता है, लोन लैंडिंग का काम करता है, यही इसका है। ये रेगुलेटरी बॉडी, और ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं होता। ठीक है, देन सेंट्रल सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, या फिर कंट्रोल करता है क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, या फिर मनी सप्लाई को ये कंट्रोल करता है। एंड कॉमर्शियल बैंक के लिए आप कर सकते हो कि ये उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है, ये कोई क्रेडिट क्रिएशन में कंट्रोल करने का काम नहीं करता। तो ये अपन सिंपल भाषा में इसको लिख सकते हैं, आरबीआई कंट्रोल्स द क्रेडिट, और आरबीआई डज द क्रेडिट कंट्रोल प्रोसेस, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट डजंट डज द फंक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल प्रोसेस, ये उसको क्रेडिट कंट्रोल को नहीं करता है। देन द सेंट्रल बैंक एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनका फॉरेन एक्सचेंज रहता है। और जो कमर्शियल बैंक रहते हैं इज नॉट अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व ऑफ द कंट्री, हाउएवर इट डील्स एंड सेल्स एंड परचेज फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इतना नहीं लिखना है, आपको बस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बोलना है कि कस्टोडियन कौन है, आरबीआई है। कमर्शियल बैंक्स आर नॉट द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, देन द सेंट्रल बैंक इज नोट इशूइंग, ये नोट छाप सकता है, कॉमर्शियल बैंक नहीं छाप सकता है। ठीक है, देन इतना 4 पॉइंट अगर आप कर रहे हो तो आई थिंक इट इज इनफ। ठीक है, 3 मार्क्स का आ सकता है, तो 4 पॉइंट्स आप लिखोगे तो मोर देन इनफ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।